नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो कल से देख रहे होंगे न्यूज 18 के दर्शक के हम एक नए अंदाज में हमने इस शो को शुरू किया है और नए अंदाज नए तेवर के साथ ये शुरुआत हुई है। हम पूछेंगे सरकार से, समाज से, हर जिम्मेदार व्यक्ति से आपके सरोकार से जुड़े हुए सवाल और जवाब तो उनको देना ही होगा। प्रोग्राम का नाम भी है जवाब तो देना होगा। आज एमपी की सबसे बड़ी खबर कि देश के बाकी 7 राज्यों की तरह यहां भी विधान परिषद के गठन के लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 सदस्य ही हो सकते हैं। खर्च का अनुमान यह है कि इसके वेतन भत्तों पर ही करीब 26.5 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर 35-34 करोड़ अभी अनुमान एक बताया जा रहा है, इतना खर्च होगा सालाना। तो एमपी में विधान परिषद के गठन से फायदा क्या होगा? इससे बड़ा सवाल यह कि क्यों नया खर्च बढ़ा रही सरकार, पहले से जो कर्ज में डूबी हुई है। सवाल यह भी कि क्या यह सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों और विधायकों को सत्ता के दायरे में लाने की कवायद तो नहीं है। सवाल यह भी कि विधान परिषद के गठन से क्या बदल जाएगा। हालांकि माननीयों पर मेहरबानी की फहरिस्त बस इतनी नहीं है। आम आदमी पूरी उम्र में एक छत का सपना पूरा नहीं कर पाता, लेकिन माननीयों के लिए एक के बाद एक रिहायशी बस्तियां शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में बसाई जा रही हैं। मामला माननीयों का है, लिहाजा हरे भरे पेड़ों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनको बख्शा नहीं जा रहा है। 1000 पेड़ों की कब्रें बना दी गई कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आलीशान बंगले वहां पर खड़े किए जा सके। तो आज हमारे इस बड़े शो में सबसे बड़ा सवाल, माननीयों को इतनी सौगातें क्यों सरकार, और जवाब तो देना ही होगा। बात करेंगे, हमारे साथ एक बेहद खास पैनल भी होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर, एमपी में विधान परिषद की कवायद तेज हो गई है। न्यूज 18 का सरोकार ये कि अचानक मध्य प्रदेश में विधान परिषद की जरूरत क्यों पड़ रही है। खबर ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव SR मोहंती ने विधान परिषद के गठन के लिए संसदीय, वित्त, विधि और GAD जैसे 4 विभागों की अहम बैठक भी बुलाई। न्यूज 18 का सवाल ये कि पहले से हजारों करोड़ का कर्जा ले चुकी कमलनाथ सरकार आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद खर्चा क्यों बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के दलील के वचन पत्र पूरा कर रही है सरकार। न्यूज 18 का सवाल कि विधान परिषद के सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर सालाना 26.5 करोड़ का खर्च किसकी जेब से वसूला जाएगा। विधान परिषद के गठन का मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष के रूप में वचन पत्र में इस चीज को किया था और एक बड़ा मामला है विधान परिषद, कोई छोटा मामला नहीं है। हिंदुस्तान की 31 में से केवल 7-8 विधान स्टेट्स में विधान परिषद है, काफी इसमें खर्चा भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका जो भवन है, जो आवश्यकता है वो बना हुआ है, पूरा सेटअप यहाँ पर है। केवल खर्चे की बात आती तो जो MLC बनेंगे उनका, और बाकी थोड़ा सा उसका खर्चा आना है। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज पर आज मंथन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सभी विभागों से, और ये आगे चल के चीजें मंत्रिमंडल में, विधानसभा में और फिर ये दिल्ली तक अप्रूवल के लिए जाएगी। विधान परिषद की मांग काफ़ी समय से चलती आ रही थी। वो भाजपा के पास तो 15 साल थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की काम करने की इतनी तेज गति है कि वो बहुत कुछ काम इतनी जल्द कर रहे हैं। तो अगर विधान परिषद बनती भी है तो उससे फ़ायदा ही है, और लोगों को, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको अवसर मिलेगा सदन में आने का। तो मैं मानता हूँ ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, लेकिन विधान परिषद जनता के सरोकार का विषय है। सरोकार इसलिए कि कर्जे की हालत में नई सरकार को मिले इस प्रदेश पर विधान परिषद के गठन के साथ नया बोझ बढ़ेगा। जो अनुमान है उसके हिसाब से 26.5 करोड़ के करीब खर्च विधान परिषद के सदस्यों और अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर आएगा। बाकी फर्नीचर, कंप्यूटर, फोन पर खर्च करीब 5 करोड़ 25 लाख, गाड़ियों पर खर्च 1 करोड़ के करीब बैठेगा। बीजेपी पूछ रही है कि वचन पत्र में जनता से जुड़े वादे क्या हुए जो विधान परिषद के गठन से ज्यादा जरूरी थे। विधान परिषद बनाने का उपक्रम नहीं, ये सरकार बचाने का उपक्रम है। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए, इसके अलावा और कोई हेतु इसमें दिखाई नहीं देता।
जब घोषणा पत्र की एक भी वादे का अमल नहीं हुआ, आज तक एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो ऐसी क्या जल्दी पड़ी है विधान परिषद बनाने की? एक तरफ कहते हैं कि बजट नहीं है, सरकार के पास पैसे का अभाव है, दूसरी तरफ अकारण को 5 साल में करोड़ों रुपया, 100 करोड़ से ऊपर का व्यय, क्या आवश्यकता है? तो क्या विधान परिषद का एकमात्र मकसद कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा विधायकों और कांग्रेसियों का सत्ता में समायोजन है, ताकि सत्ता का विस्तार किया जा सके? माननीयों पर मेहरबानी बस यहीं तक नहीं, राजधानी में विधायकों मंत्रियों के लिए 5 आवासीय बस्तियां होने के बाद अब एक और नई कॉलोनी तैयार की जा रही है। एमएलए रेस्ट हाउस के नजदीक बन रहे विधायकों के इन आवासों के लिए 1000 पेड़ काटे जा चुके हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपत्ति नहीं उठना चाहिए। आपत्ति इसलिए नहीं उठना चाहिए कि अगर आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री जी ने उसी परिसर में उनके साथ मंत्रियों ने, विधायकों ने वहाँ बहुत से वृक्ष लगाए थे, और केवल 250 वृक्ष पे इतनी बात हो रही है, जबकि उससे ज़्यादा वृक्ष वहाँ लगा दिए गए। और जो विधायक परिसर है वो मंत्रालय के पास हो और विधानसभा के पास हो, जिससे जो बाहर से विधायक आते हैं उसमें रुकते हैं उनको दिक्कत नहीं हो। ये एक्चुअली उसका पूरा कंसेप्ट है। और मैं समझता हूँ कि इसमें पहले भी विधानसभा के पास ये बने, तो विधानसभा जो जगह अवेलेबल है उसमें ये परिसर बन रहा है, जिससे उनके जो काम निपटाना है, चाहे विधानसभा के निपटाना हो चाहे मंत्रालय के, तो बाहर के विधायक उसको आसानी से निपटा सकें। मुझे लगता है कि उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी सक्षम हैं और वो देखेंगे, वो भोपाल की खूबसूरती और पर्यावरण को भी जिंदा रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए ही निर्णय लेंगे। तो सवाल ये कि लोकतंत्र में जो जनता के सेवक कहलाते हैं उन पर इतनी मेहरबान क्यों है सरकार कि उन्हें सत्ता का सुख पहुंचाने कर्जे में डूबी सरकार भी हाथ खोल कर खर्च करने को तैयार है, कुदरत से खेलते हुए पेड़ों की बलि देने पर आमादा है। आप दर्शक तो 5 साल बाद ये सवाल पूछ पाएंगे, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम ये फर्ज निभाएंगे, पूछेंगे सरकार सिर्फ माननीयों के लिए सौगातें क्यों, और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ा उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ कमलेश्वर पटेल जुड़ रहे हैं, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। कमलेश्वर जी का स्वागत। दूसरे मेहमान लाल सिंह आर्य, ये पूर्व जीएडी मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आर्य साहब का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी स्वागत है। पहले कमलेश्वर जी का ही रुख कर लेते हैं। कमलेश्वर जी, क्यों जरूरत पड़ रही है कि विधान परिषद बनाया जाए? बहुत सारे आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है इसको लेकर। देखिए, बीजेपी के पास कोई बात बची नहीं है आरोप लगाने के अलावा, क्योंकि 15 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। विधान परिषद बनने से एक तरफ जहां जनप्रतिनिधित्व की भागीदारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ लोगों को न्याय देने में और तत्परता आएगी। अगर हमारे देश में कई जगह विधान परिषद बनी है तो विधान परिषद बनने से बहुत सारे शिक्षाविद और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के भी लोग प्रतिनिधि बन के आते हैं। तो उससे हम समझते हैं कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो जनहित में कार्य करने हैं और सुगमता से होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो आरोप लगाने की आदत है, विपक्ष में है वो तो आरोप लगाएंगे ही, पर विधान परिषद से एक तरफ जहां जनप्रतिनिधि, लेकिन कह रहा कि आप किसान कर्ज माफी और बाकी उसके लिए खर्चा नहीं जुटा पा रहे हैं, तो फिर इनके लिए खर्चा कहां से लाएंगे? देखिए, किसान कर्ज माफी, जैसा कि अभी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सुन रहे थे, वो बोलते हैं कुछ किया ही नहीं। 100 वचन पूरे कर चुकी है हमारी सरकार। 50,000 तक का कर्जा 21 लाख किसानों का माफ कर चुकी है। ये तो 15 साल थे सरकार में, 2 रुपए माफ नहीं किया, जेल में डालने का काम किया। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना भी इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हम लोग प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहे हैं और सारी बातों का बिल्कुल ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि हमको 1,78,000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा चढ़ा के दिया था। तो जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीति बना रहे हैं, जो भी योजनाएं लागू कर रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख के कर रहे हैं और किसी तरह से प्रदेश की जनता पे किसी भी प्रकार का बोझ
नहीं आने देंगे, बल्कि प्रदेश की जनता के सुविधा के लिए चाहे वो विधान परिषद हो या अन्य योजनाएं जो भी संचालित की जा रही है वो प्रदेश की जनता को हित में रख के की जा रही है। इसलिए इस तरह का आरोप लगाना ये शोभा नहीं देता। ठीक है, शोभा नहीं देता। लाल सिंह आर साहब, आपको इस तरह के आरोप लगाना, वो कह रहे हैं प्रदेश की जनता का हित कर रहे हैं हम, 15 साल में आप कुछ कर नहीं पाए थे, अब कर रही है कांग्रेस की सरकार। प्रवीण जी, कमलेश्वर जी मेरे मित्र है, मुझे आज हंसी भी आ रही है कि एक कैबिनेट स्तर का मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर इस विधान परिषद से मध्य प्रदेश की जनता को लाभ क्या है। इस विधान परिषद से जनता कोई लाभ नहीं है, ये केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया निर्णय है, जनहित में लिया गया निर्णय नहीं है। जहां तक वचन पत्र की बात है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन श्री राहुल गांधी जी ने मंदसौर की सभा में कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ 2 लाख तक का कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री 10 दिन में बदल देंगे। मैं कमलेश्वर जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानते कि नहीं मानते, या कागज में लिखा हुआ जो आपने एक तरह से असत्य बात लिख दी है जिसके कारण आपने वोट बैंक काटा, तो वो 2 लाख क्यों नहीं मिल पाए? आप 50 लाख खुद स्वीकार कर 50,000 खुद स्वीकार कर रहे हैं एक आदमी का, तो 2 लाख क्यों माफ नहीं करा? क्या वचन पत्र में 4,000 रुपए बेरोजगार मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, बड़े अमाउंट का भी था, लेकिन किसानों को 1,000 रुपए बड़े अमाउंट का भी ट्वीट किया है आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, जिसका माफ हुआ है। ठीक है ना? तो जहां उपचुनाव हुआ होगा वहां प्रवीण जी किया होगा राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन मेरा कहना है केवल कुछ चीजें उदाहरण के रूप में बता दे रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए अभी तक नहीं करना, मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है। और प्रवीण जी, मेरा एक बहुत बड़ा मानना है, अगर अच्छा एक सवाल मैं करूंगा लाल सिंह और साहब, तीसरा मेहमान करूंगा, एक सवाल मैं ये करूंगा आपसे, आप लोग अक्सर कहते हो कि ये गवर्नमेंट जाएगी, ये गवर्नमेंट गिरेगी, या गवर्नमेंट गिरेगी तो हम देख लेंगे। कई जगह अधिकारियों को धमकाने के भी आपके कई नेताओं के बयान आए कि अधिकारी समझ जाए हमारी सरकार आएगी तो बदल जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि आप तो हमारे न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बता दीजिए कि यदि मान लीजिए ये विधान परिषद कर गए और आपकी सरकार आएगी तो पलट देंगे क्या ये निर्णय? मुझे लगता है कि अभी निर्णय नहीं करना चाहिए, भविष्य की बात अभी से बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रवीण जी, अभी से सरकार उनकी है, सरकार जाएगी नहीं जाएगी, कब जाएगी अलग विषय है, लेकिन अभी से विधान परिषद को हटाएंगे कि बनाएंगे ये निर्णय मुझे लगता है आज नहीं करना चाहिए, ये भविष्य की कर्तव्य है। लेकिन मेरा मानना यह है बहुत विरोध करना चाहिए, बहुत विरोध कर रहे हैं। तीसरे मेहमान की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है दिनेश गुप्ता हमारे साथ। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप पूरे इस निर्णय को? देखिए प्रवीण जी, एक तो ये जो बार बार बात हो रही है कि इतनी जल्दी क्या है विधान परिषद को लेके, ये सवाल पूछना चाहिए कि इतनी देर क्यों हुई है विधान परिषद बनने के लिए। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य बना था, उसके साथ दूसरे जो 14 राज्य बने हुए थे अन्य, तो जो उसका जो विधेयक था जो संसद में पेश किया गया था, दोनों सदनों में पास हुआ, उसमें ये प्रोविजन है कि मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद होगी, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें जो है आपको कोई संकल्प वगैरह की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को केवल एक डेट नोटिफाई करनी थी। अब डेट का भी प्रवीण जी आपको मैं थोड़ा सा, अब वो प्रोसेस नहीं होगा पार्लियामेंट में, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, उसमें लिखा हुआ। आप देखिए 1966 में प्रवीण जी, दिसंबर 1966 में एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें 15 अगस्त 1967 से राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में आनी थी। ये डॉक्यूमेंट है, कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है, शायद बहुत सारे लोग भूल गए उस बात को। ये 1967 में जो है 11 अगस्त 1967 को इसको निरस्त कर दिया गया। इस पूरे जो आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे उसमें कहीं भी उस जो विधेयक है जो राज्य निरस्त कर दिया गया, तो फिर से पार्लियामेंट भेजना पड़ा क्या? नहीं, वो तो राष्ट्रपति को डेट नोटिफाई करना है बेसिकली। यदि कैबिनेट भी यहाँ का एक प्रस्ताव भेज देती है राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, तो वो राष्ट्रपति को जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है, वो अपना जो कानूनी अधिकार है जो उनके विधेयक में लिखा हुआ, राज्य पुनर्गठन जो राज्यों के गठन का जो विधेयक है उसमें लिखा हुआ, वो उसी की बात कर रहे हैं।
वो तो उन राज्यों के लिए है जो दूसरे संवैधानिक प्रावधानों की बात आती है जिनके बारे में उल्लेख नहीं है, जिन राज्य बने थे तो जिनके बारे में एकोमोडेट कराएंगे ना भाई उन लोगों को, जैसे मान लीजिए रिजर्व है बहुत सारे जिले, वहां से कोई जनरल नहीं आ सकता है, इनके यहाँ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, तो वो उनको भी तो अपने अपने लोगों को, तो कांग्रेस मजबूत तो हो जाएगी ना पूरे एमपी। नहीं देखिए, ऑब्वियस है जिसके सदस्यों की संख्या ज्यादा है, हम ये देखते हैं कि जैसे जहां राज्यों में जब राज्यसभा होती है देश में, जिनके जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तो राज्यसभा में उनका बहुमत हो जाता है। यदि आप जो है जिस विधानमंडल में यदि मान लीजिए कि कांग्रेस के सदस्यों की ज्यादा है संख्या, तो उनके विधायक ज्यादा आएंगे, लेकिन उसके और भी तरीके हैं ना जो विधान परिषद का सदस्य बनाने के, कि आप महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुनेंगे, फिर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव भी जो उनके जो वोटर हैं, नगर पालिका, ये सब चुनेंगे, उनका एक प्रोसेस है। आप ये देखिए पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको आप विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्या आप गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है, क्या आप जो डायरेक्ट महापौर का चुनाव नहीं कर रहे हैं, इस पर जो है नगर पालिका नगर परिषदों का आप देखिए कि जो जिला पंचायतों में भी जो यानी कांग्रेस भी भावी 15 साल की तैयारी लेके चल रही है, अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए कोई भी जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करने के लिए ही है, वो यदि सरकार में आया है तो अपनी पार्टी को मजबूत करना उसका काम है, यदि नहीं करेगा। कमलेश्वर पटेल साहब का आज के एक और दूसरे विषय के लेकर रुख कर लेते। कमलेश्वर पटेल साहब, इसी से जुड़ा हुआ है जो हम माननीयों की सुविधा की बात कर रहे हैं, 4 सोसाइटी बना रखी है अलग अलग, जवाहर चौक वाली चलिए पुरानी वाली छोड़ भी दें तो भी एमएलए रेस्ट हाउस कई जगह है, रिवेरा टाउनशिप है, रचना नगर में गए नहीं लोग, अब एक और विधायकों के लिए आवास क्यों, और क्यों पेड़ काटे जाने चाहिए इतने सारे? देखिए, पेड़ काटने का, पर्यावरण संरक्षण का जो विषय है, ये हम समझते हैं कि पिछली सरकार में ज़्यादा इसका क्षय हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा अगर पर्यावरण संरक्षण को लेके अगर काम नहीं हुआ तो पिछली सरकार में, चाहे वो नर्मदा जी के रेत खनन से लेके जितना भी, आप भोपाल के आसपास देख लीजिए, अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ जहाँ पे सब मकान बनाने के लिए अनुमति दे दी। मगर ये तो कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा लिया है नर्मदा के दौरान। उन क्षेत्रों में भी पूरे, अब ये नाम कैसा लिखा है वो आप जानते हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ ये भी सब जानती, पूरा प्रदेश जानता है। सिर्फ इन लोगों ने दिखावा किया है, इवेंट मैनेजमेंट किए हैं, पैसे का दुरुपयोग किया है, पर हमारी सरकार बनने के बाद कहीं भी अफवाह नहीं हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक पर्यावरणविद भी हैं और पूरी तरह से कृत संकल्पित है। और रही जहाँ तक माननीयों की सुविधा की बात, तो माननीय विधायक साथी भी हम समझते हैं कि पूरा समय जनता की सेवा में लगाते हैं, और उनके लिए भी अगर सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान है तो माननीय विधायक लोग भी इसी प्रदेश की, इसी देश के, वो भी आम नागरिक हैं, उनके लिए भी अगर कोई सुविधा सरकार मुहैया कराती है तो हम समझते हैं कि उनका भी अधिकार है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कोई ऐसी मंशा नहीं है कि प्रदेश की जनता को परेशान करके या उनके ऊपर अकारण कोई बोझ थोप के कोई ऐसा निर्णय हमारी सरकार लेगी। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अब अपनी चिंता करें, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप देखते जाइए, इनका जो सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का, ये सपना कभी पूरा नहीं होना है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से काम करना शुरू किया है, आप देख सकते हैं। 1 साल की भी सरकार नहीं है, इनके 15 साल के काम, और हमारे अगर हम 10 महीने के काम गिनाने जाएं तो बहुत सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं प्रदेश की जनता के हित में, जो ये कभी ले ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ बातें करते हैं, भाषण देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया ना, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 6वां साल चल रहा है मोदी जी का, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, ये मंत्री जी लोग, पुराने मंत्री, पुराने भाजपा के नेता जवाब ले लेते। कमलेश्वर पटेल साहब जवाब ले लेते। लाल सिंह आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, जीडी मंत्री हैं रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। आर्य साहब, जब भी आपको सुविधाजनक लगता है कि ठोकना है कांग्रेस को, कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, तब आप लोग बोलते हो। जैसे ये विधायकों वाला मसला आता है तो सब आप लोग एकजुट हो जाते हो। मैं यही सवाल आप तक लेके जाऊंगा। रचना नगर में भी बना हुआ करोड़ों की लागत से, वहां सिर्फ इसलिए नहीं गए कि साहब सामने से शमशान दिखता है तो नया बनाया जाए, और इसमें आप लोग सब साथ हो। प्रवीण जी, अभी कमलेश्वर जी ने जो कहा
मैं उस पर पहले कहना चाहता हूं कि इतनी अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि में फसलें बर्बाद हुई है, ये मुख्यमंत्री जी खुद केंद्र में गए हैं पैसा मांगने के लिए। तो मेरा यह कहना है कि हम अपव्यय अभी ना करें, जब सक्षम हो जाएं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, फिर आप निर्माण कर करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप किसानों को पैसे दीजिए। लेकिन आप आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कर रहे, उसके पहले ही आप अपव्यय करने पर उतारू हैं। जहां तक विधायकों का मामला है, तो जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास पैसा है, अगर वो मकान खरीदते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सक्षम ही नहीं बेचारे, वो कहां से खरीदेंगे? और इसलिए जिनके पास सक्षमता है वो अपना कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जिले में करते हैं, अपने लिए घर मकान बनाना हर किसी के लिए आवश्यक है। लेकिन किसी के पास 4 मकान है, वो 5 वाले 6 वाले, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपव्यय है। और इसलिए पेड़ काट कर बनाना, क्या भोपाल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां बिना पेड़ काट के मकान बनाए जा सकते थे? अपील करेंगे कि वो, और इसलिए जो सोसाइटी बन रही है एमएलए की, उसमें मकान ना लें अपनी पार्टी के लोगों से। नहीं प्रवीण जी, सत्ता चाहे उनकी रही हो चाहे हमारी रही हो, जिनको मैंने 20 साल में एक भी मकान नहीं लिया यहां पर भोपाल में, अब की बार मैंने डाला है। मुझे लगा कि एक मकान अपन को, क्योंकि विधानसभा में एक विधायक के लिए कुछ रिलीफ मिल रहा है, उसका मकान अगर 10 जगह नहीं है तो एक जगह अगर वो लेना चाहता है और ये विधानसभा उसको अधिकार दे रही, समझ में आता है। लेकिन जिनके पास अरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है, जिनके पास एक नहीं 10-10 मकान है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनको मकान लेने की क्या आवश्यकता है? और इसलिए इस चीज का कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए कि आवश्यकता किसकी है। जिस पर पहले से है उसको नहीं देना चाहिए, प्राइवेट भी है, विधानसभा से भी ले लिए, इस पर मुझे आपत्ति है। लेकिन जिसकी आवश्यकता है, मुझे लगता है उसको तो कहीं ना कहीं अगर विधानसभा रिलीफ देती है, तो ये दिनेश जी पहली बार बहुत लाल सिंह आर साहब ने बहुत ईमानदारी से ये सब बात कही कि भाई जिनके पास है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होगा कैसे? दिनेश गुप्ता साहब का रुख करते हैं। दिनेश जी कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? इनकी पार्टी में जिनका लाल सिंह आर जिस पार्टी के, इनकी पार्टी में ढेरों ऐसे नेता है जो उस कैटेगरी में आ रहा है, जिनका ये नाम ले रहा है कि मेडिकल कॉलेज और ये और वो, ये सब है लोगों के पास। नहीं, क्लासिफिकेशन तो अब जो मोदी जी जो करने जा रहे हैं कि पूरी प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर रहे हैं, तो एक तो आपको पता लग जाएगा, दूसरा आपको एक एफिडेविट भी देना होगा कि आपका कोई भोपाल में कोई मकान आपका नहीं है आपके नाम से या आपके परिवार के नाम से, तो उससे भी पता चल जाएगा। और फिर इतने जो है आप 230 विधायक हैं, तो आप सभी को तो मकान मिलना संभव नहीं है, क्योंकि उतने जो है बनाने के लिए फिर वो पूर्व विधायक। लेकिन मेरा कहना है कि जवाहर चौक जो पूरा दवा बाजार मेडिकल हब बन गया, वहां बहुत सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं। देखिए वो तो जहांगीराबाद भी बन जाएगा, जहां पे इनका भी एमएलए क्वार्टर है। देखिए वो तो टोटली इनलीगल है। देखिए जो मास्टर रचना नगर जहां पे ये नहीं जा रहा है, ये कह के सामने शमशान है, तो पब्लिक का ही पैसा। हाँ प्रवीण जी, देखिए ये जो भोपाल की जो त्रासदी है ना, कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो 5-7 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप बल्लभ भवन आपको जो है एनेक्सी बनानी थी तो आपने 2 बिल्डिंग वहीं बना दी। जितना भी डेवलपमेंट करते हैं आप, रीडेंसिफिकेशन के नाम पर करते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर करते हैं, आप जो भी करते हैं वो 5-7 किलोमीटर के दायरे में करते हैं। इसके कारण आप देखिए कि भोपाल को महानगर के तौर पर जो विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये लगता है कि यही हॉट प्रॉपर्टी है, यहीं सब कुछ हो सकता है, यहीं बेच सकता है। हमने ये देखा कि न्यू मार्केट में जो है एक प्राइवेट बिल्डर को आपने एक पूरा एक प्रोजेक्ट दे दिया, उसके मकान भी नहीं बिके अभी तक आप, लेकिन जमीन चली गई सरकार के हाथ से। आप ऐसी बहुत सारी देखेंगे कि जो भी जितने भी बन रहे हैं हमारे कीलन देवी टावर, ये टावर, वो टावर, हाउसिंग बोर्ड वाले, इनमें इनके लिए रिजर्वेशन है ना एमएलए सभी, हर स्कीम में है। देखिए जो विधायकों का रिजर्वेशन है, ये तो सरकार ने एक कानून बना दिया है कि हर योजना में विधायकों के लिए कुछ % आरक्षित रहेगा, तो अलग से आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भोपाल में मकान चाहिए तो उस योजना में ले लीजिए, आपको ऋण उस पर भी मिलेगा। विधानसभा के आप सदस्य हैं तो आपको वो कोई बताने की जरूरत नहीं कि वो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, तो आप उस कोटे में ले सकते हैं। अलग से आप एक प्रोजेक्ट बना के आप जो है दूसरी जो प्रॉपर्टी है, तो फिर ये कोटा ही खत्म कर दीजिए ताकि आम आदमी को उसमें हिस्सेदारी हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है कानूनी और तकनीकी खामियां भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार को इसमें बहुत जल्दी वाकई करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लाल सिंह जी आज कह रहे थे, क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो तो खुद ही खरीद लेंगे। जिनको भोपाल में रहना है या बसना है, जिनको नहीं बसना है, फिर वो यहाँ मकान क्यों खरीदेंगे। एक बार फिर से कमलेश्वर पटेल साहब का रुख करते हैं, मूल विषय पर फिर से आते हैं, जो है यहां पर जो विधान परिषद गठन को लेके। कमलेश्वर पटेल साहब, एक आरोप ये भी लगा रही है बीजेपी
के बहुत तुष्टीकरण करने के लिए, जो मैंने अभी दिनेश गुप्ता साहब से भी पूछा कि जो जहां आपकी रिजर्व सीट है वहां का जो आपका जनरल लीडर है, सामान्य वर्ग का लीडर है, उसको उपकृत करने के लिए और जड़ें गहरी धंसाने के लिए विधान परिषद ला रहे हैं आप। कांग्रेस की जड़ें जो है वो गहरी हो जाए वहां। देखिए, इसके पीछे सिर्फ कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने की नहीं है, इसके पीछे जनहित है। इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधित्व का इन्वॉल्वमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो और हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होते हैं और एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। बहुत सारे सुझाव जब निचले सदन से उच्च सदन की ओर जाता है और वहाँ जाके भी बहुत सारी स्क्रूटनी होती है, बहुत अच्छे सुझाव आते हैं, तो इसको दूसरे ढंग से लेना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से जो लागू करता है उसको फायदा तो मिलता ही है। अब ये नहीं कर पाए, 15 साल इनकी सरकार रही, ये नहीं कर पाए भाजपा के लोग, तो इनके पेट में दर्द तो हो ही रहा है कि बहुत सारे काम 15 साल में जो हम नहीं कर पाए, कांग्रेस सरकार बनते ही जिस तेजी की गति से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ है। पर जो भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रदेश की आम जनता के हित में ले रही है और प्रदेश की आम जनता के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं आने देंगे। इन्होंने हमारे नेता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। हमारे नेता बहुत पारदर्शी है, राहुल गांधी जी। उन्होंने जो कहा था, हमारी सरकार कहाँ मुकर रही कि हम जो वादा किए, जो हमने कहा था, ठीक है आप करोड़ों रुपए कर छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से आज हम वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं समय पे, जो हमारे नेता ने कहा था। पर हमने आदेश तो 24 घंटे के अंदर किया और 21 लाख किसानों का अगर 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, इनकी भी सरकार थी, 50,000 तक का कर्जा माफ करने के लिए घोषणा पत्र में उल्लेख था। 15 साल सरकार चलाई, 2 रुपए माफ नहीं किया किसानों को, जेल में डालने का काम किया था। बिजली के बिल में कर्जदार जो किसान थे कुर्की करने का काम किया था। तो हमारी नीयत बड़ी स्पष्ट है, जो बचे हुए किसान हैं उनके भी कर्जा हमारी सरकार। लाल सिंह आर साहब से जवाब ले लेते हैं। लाल सिंह आर साहब ये कह रहे हैं कमलेश्वर पटेल जी के क्यों पेट में दर्द हो रहा है आपके, आपने कुछ किया नहीं, आपने 15 साल कुछ नहीं किया, आप वो काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? प्रवीण जी, काम करने में कोई आपत्ति नहीं करिए। मेरा यह कहना है, सोयाबीन जल गई है, सोयाबीन सड़ गई है, तिली जल गई है, बाजरा खराब हो गया है, अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है और विधान परिषद बनाने के लिए आपके पास पैसा। अरे ये मोदी जी तक भी मोदी जी से भी दिलवाइए, मोदी जी से भी कुछ पैसा दिलवाइए। केंद्र में आपकी सरकार है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मिल के आ गए, केंद्र से भी कुछ दिलवाइए, मोदी जी से, मोदी जी से कुछ दिलवाइए। आप लोग भाजपा के नेताओं से हमारा निवेदन है, आप ऐसा नहीं है कि किसानों ने वोट नहीं दिया, आपके बिजली खर्ची करो, संसद पैर भी नहीं, प्राकृतिक आपदा केंद्र से भी खर्ची करो, केंद्र से हमारे पास जाओ। सरकार बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं कर रही है। केंद्र का पैसा, मध्य प्रदेश केंद्र का पैसा, मैग्निफिसेंट केंद्र का पैसा सभी विभागों में, सभी विभागों में केंद्र का पैसा आ रहा है, सभी विभागों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सभी जगह 40% राज्यांश कर दिया, आपको नहीं मालूम है? सभी जगह प्रदेश सरकार का 40% हिस्सा कर दिया, सभी विभागों में, हर योजना में 40% हिस्सा कर दिया, 40%, सब जगह 40% हिस्सा कर दिया, जो पहले 20% होता था। अब जो मोदी जी ने बड़ी पूरी अर्थव्यवस्था, इसलिए कमलेश्वर जी जो है ना रोक दिया। कमलेश्वर जी, हमें ऐसा लग रहा है आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी चर्चा की इजाजत देता है। कोई वचन, तीनों मेहमानों का माफ कीजिए, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन एक बात जरूर है, जाते जाते कह जाऊंगा मैं, सुरेंद्र शर्मा साहब की एक बहुत उम्दा कविता है जो दर्शक बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि राजा राम हो या रावण, क्या फर्क पड़ता है, जनता तो बेचारी सीता है। राम राजा होंगे तो वनवास भेज देंगे, रावण राजा होगा तो हर के ले जाएगा। तो देख रहे होंगे आप तमाम दोनों राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का बयान। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल एक खास पैनल के साथ किसी खास विषय पर जुटेंगे और उसके बाद फिर पूछेंगे कि जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।